क्या पर्यावरण बचाने की आवाज उठाना अब विकास विरोध माना जाएगा? भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद यही सवाल अब पूरे देश में बहस का विषय बन गया है। कॉकरोच विवाद के बाद अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है और इस बार मुद्दा पर्यावरण कार्यकर्ताओं और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। दरअसल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में गुजरात के पीपाव पोर्ट एक्सपांशन मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कथित तौर पर कहा कि देश में ऐसा एक भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिखाइए जिसका पर्यावरण कार्यकर्ता स्वागत करते हों। इनके इस कमेंट का यह सार निकाला गया कि देश के पर्यावरणविद और पर्यावरण एक्टिविस्ट हर विकास परियोजना को कोर्ट में चुनौती देते हैं और विकास कार्यों को रोकने की कोशिश करते हैं। इस टिप्पणी के बाद देश भर के 553 से अधिक संगठनों, सामाजिक समूहों, वैज्ञानिकों, वकीलों, शिक्षाविदों और पर्यावरणविदों ने सीजेआई को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराया है। इस तरह की टिप्पणियां पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक अधिकार और कर्तव्यों को भी कमजोर करती हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में हर नागरिक का कर्तव्य बताया गया है कि वह जंगल, नदी, झील, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल एनवायरनमेंट की रक्षा करे। वहीं अनुच्छेद 48A राज्य को भी पर्यावरण संरक्षण और वाइल्ड लाइफ की रक्षा का दायित्व देता है। यानी अगर कोई नागरिक किसी प्रोजेक्ट से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर सवाल उठाता है तो वह विकास विरोधी नहीं बल्कि संविधान द्वारा दिए गए अपने अधिकार और कर्तव्य का पालन कर रहा होता है। अगर पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक आंदोलनों ने आवाज न उठाई होती तो आज देश के कई बड़े पर्यावरणीय संकटों को और ज्यादा झेल रहा होता। अरावली क्षेत्र में अवैध उत्खनन, जंगल कटाई, भूजल संकट के खिलाफ लगातार उठी जन आवाज और कानूनी लड़ाइयों के बाद भी कई क्षेत्रों में कार्यवाहियां हुई और प्रोटेक्शन के प्रयास भी तेज हुए। चिपको आंदोलन ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए दुनिया को एक नई दिशा दी। साइलेंट वैली आंदोलन ने केरल के वर्षा वनों को बचाने में बड़ी महती भूमिका निभाई। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने विस्थापन, बांध परियोजनाओं और पर्यावरणीय नुकसान पर राष्ट्रीय बहस खड़ी की। वहीं एपिको आंदोलन ने वेस्टर्न घाट के जंगलों की रक्षा का संदेश दिया। इन आंदोलनों ने न सिर्फ प्रकृति ही बचाई बल्कि लाखों लोगों के जीवन, जल स्रोतों और लोकल कम्युनिटीज की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। एमसी मेहता को तो आप जानते हैं ना। मेहता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिकाओं के परिणाम स्वरूप ही दिल्ली में सीएनजी वाहन सेवा शुरू हो सकी और दिल्ली के बाहर थर्मल पावर स्टेशन को ट्रांसफर किया जा सका। वरना सोचिए कि दिल्ली की आज क्या दशा होती। सीजेआई के द्वारा की गई टिप्पणियां भविष्य में आदिवासियों, किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों को अदालत जाने से डरा सकती है। अगर लोगों को यह महसूस होने लगे कि पर्यावरण से जुड़े मामलों को पहले ही विकास विरोधी मान लिया जाता है तो न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हो सकता है। द वायर की रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 से 2025 के बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 1 लाख से अधिक ऑर्डर्स में पाया गया है कि 5 में से 4 मामलों में किए गए फैसले तो डेवलपर्स के पक्ष में ही किए गए। बिल्कुल ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित लगभग 16 किलोमीटर के अयोध्या बाईपास रोड के चौड़ीकरण करने के नाम पर 8000 से अधिक पेड़ों को काटने का है, बिना किसी उचित कारण और लोकल इकोलॉजी पर इसके प्रभाव का अध्ययन किए ही एनजीटी के द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी गई है। यानी यह धारणा पूरी तरह सही नहीं मानी जा सकती कि हर पर्यावरण याचिका विकास को रोक देती है। असलियत तो यह है कि अदालतें हर मामले में एक्टिविस्ट के पक्ष में नहीं जाती बल्कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसले देती हैं। आज भारत भीषण हीट वेव, जल संकट, प्रदूषण और जंगलों के नुकसान जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। AQI.in के रियल टाइम तापमान डेटा के अनुसार आज दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में 98 शहर तो भारत के ही हैं। ऐसे क्रिटिकल समय में भी पर्यावरण संरक्षण की आवाज को संदेह की नजर से देखना कई लोगों को चिंताजनक लग सकता है। असल सवाल सिर्फ बयान का नहीं है। सवाल यह है कि क्या पर्यावरण और विकास को आमने सामने खड़े करके देखा जाना चाहिए या फिर ऐसा विकास होना चाहिए जो प्रकृति, लोगों और आने वाली पीढ़ियों तीनों को सुरक्षित रख सके। क्योंकि आखिरी में सवाल यही बचता है कि अगर जंगल, नदियां, पहाड़ और हवा सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर विकास आखिर होगा किसके लिए।